नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल क्या यूज करता है? ये हैवी मेटल फॉइल्स यूज करता है। लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। अभी बताएंगे व्हाई ही यूज्ड हैवी मेटल फॉइल्स ऑफ नियरली 100 नैनोमीटर थिकनेस। ये रदरफोर्ड ने यूज की। तो जैसा कि उससे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, तो यहाँ पे उसने ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया इन द लेड चैम्बर। दिस इज लेड चैम्बर। सो लेड चैम्बर में ये कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक रेडियम, यूरेनियम, कोई भी रेडियो एक्टिव, पोलोनियम, ये रख दिया इसके अंदर। तो लेड चैम्बर क्या करता है? लेड चैम्बर दिस increases the radioactivity. Radioactivity means these radioactive materials they emit radiations because they have unstable nuclei. तो जब ये radiations emit की तो इसमें से 3 radiations निकली। जो undeflected गई वो gamma radiations, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ बीटा पार्टिकल्स, और कम डिफ्लेक्शन हुआ वो अल्फा पार्टिकल्स। फिर उसने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पास किया। इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास किया। उसके बाद जो इसमें पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से सेट किया कि उसमें से केवल अल्फा पार्टिकल्स पास हुए, और फिर ये यहाँ पे स्लिट लगा दी। स्लिट एक माइक्रो अपर्चर होती है, तो उस माइक्रो अपर्चर में से यहाँ से केवल क्या बाहर निकाला इसने? अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं हम? जो लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था, अल्फा पार्टिकल्स डी इलेक्ट्रोनेटेड हीलियम एटम। हीलियम का जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दो, तो डी इलेक्ट्रोनेटेड हीलियम एटम को क्या बोलते हैं हम? अल्फा पार्टिकल्स। तो जब वो अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकले तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की Zn सर्कुलर स्क्रीन, एंड दिस इज गोल्ड फॉइल। ये बीच में गोल्ड फॉइल रख दिया। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स में देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे चले गए डायरेक्ट। सब अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स, some alpha particles deflected at larger angles, some alpha particles deflected at smaller angles। और ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है उसके ऊपर स्केंटिलेशंस प्रोड्यूस हुई। तो उन स्केंटिलेशंस के बिहाफ पे पता लगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ लार्जर एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे रदरफोर्ड ने क्या किया कि जैसे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये गोल्ड फॉइल्स ले लिए, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, तो ये अल्फा पार्टिकल्स ये यहाँ पे क्या रखे हैं बीच में? गोल्ड फॉइल्स। तो इसने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 नियरली बाउंस्ड बैक। इन द सेम पाथ। एक अल्फा पार्टिकल्स
20,000 में से सीधा बाउंस बैक हो गया सेम पाथ में से, एंड 99% अल्फा पार्टिकल्स passed straight अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उनके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। 1 अल्फा पार्टिकल लगभग 20,000 में से क्या हुआ कि वो सेम पाथ में बाउंस हो गया। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स, वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशंस, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंस की, तो उसके ब्याप पे मतलब रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या बताया, देखो वो देखते हैं कंक्लूजन्स कि ये देखा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके। अब देखो वो शुरू में जो हमने किया था हैवी मेटल फॉइल्स इसलिए लिए थे क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो हैवी मेटल्स का जो न्यूक्लियस होगा उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होगी, हैवी मेटल्स की साइज बड़े होंगे तो साइज बड़ी होगी, तो जो ये कोलिजन्स थे, जो पार्टिकल्स के टकराने के चांसेस हैं उनके न्यूक्लियस से ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द एटम्स ऑफ स्मॉलर न्यूक्लियस। तुम इसके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हो, लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट के जो ये रिजल्ट्स हैं ये ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जैसे कि हैवी मेटल फॉइल्स में एक्सपीरियंस कर पाए। तो इसलिए इसने गोल्ड फॉइल एटम्स की। These are the observations, and or on the observations conclusions he discovered nucleus, that is a heavy mass is located inside the center of nucleus known as inside the center of an atom known as nucleus। उसको क्या नाम दिया उसने? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus as planets revolve around sun। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसे कि प्लैनेट्स के चारों सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज, दैट इज व्हाई they are termed as planetary electrons। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट चले गए थे, जो पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, मान लो कि मैं एक मेरे सामने एक दीवार है, मैं एक बॉल को फेंकता हूँ और बॉल सीधी बाहर चली जाती है। जितनी भी बॉल फेंक रहा हूँ मैं, थ्रो कर रहा हूँ, मैक्सिमम वो सारी बाहर जा रही है। इसका मतलब तुम ये कहोगे कि सामने खाली जगह है दीवार के अंदर कहीं ना कहीं, तो उस दीवार को क्रॉस करके जा रही है। तो उसी के ब्याह पे इसने क्या किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी
मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी, नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट किया नाम। और जो अल्फा पार्टिकल्स जो एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए थे वो दे वेंट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के नज़दीक गए थे। जैसे ये न्यूक्लियस है मान लो, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब इसके बगल में से एक अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है, तो वो इसके बगल में से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एंगल के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसके ब्याह पे उसने क्या किया कि द पार्टिकल्स which deviated at different angles indicates they went closer to the nucleus they went closer to the nucleus and repel, वो न्यूक्लियस के नजदीक से गए और वो क्या हो गए वहां पे रिपेल हो गए। तो these were the conclusions that were made by Rutherford on the basis of this scattering experiment। और इसने बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन से उसने प्रेडिक्ट किया साइज ऑफ न्यूक्लियस is of order 10 raised to the power minus 15 meter and size of atom is of order 10 raised to the power minus 10 meter और 1 angstrom। ये इसने प्रेडिक्ट किया और न्यूक्लियस को 1 फर्मी बोल सकते हैं। तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस और एटम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से these were discovered by Rutherford। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, न्यूक्लियस एटम से बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल बॉडी है। तो न्यूक्लियस के अंदर टुगेदर न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स में, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसके भी आप पे देखो उसने क्या प्रेडिक्ट किया रदरफोर्ड ने कि ये जैसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने क्या किया था कि उसने बेरिलियम का एटम लिया था, बेरिलियम 4-9, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स डाले, तो उससे कार्बन के अल्फा पार्टिकल्स के आप किसको बोलते हैं हम, डी इलेक्ट्रोनेटेड हीलियम एटम। ये हीलियम है तो डी इलेक्ट्रोनेटेड मतलब अपोजिटिव डाइपॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो जो पार्ट बचेगा हीलियम में से, हीलियम के एटम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो जो बचेगा पार्टिकल उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये जब इससे टकराया तो कार्बन देखो एटॉमिक नंबर 4 + 2 कितना हो गया 6, तो ये 6 9 और 4 13, तो ये 12 + 1 न्यूट्रॉन। और जो इनका मास था, इनका मास इज अप्रोक्सीमेटली similar to प्रोटॉन, क्योंकि इससे हम सारी चीजों को इनको कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन्स पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन्स पे 0, कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ये तो इनके ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज था। रिलेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या मानते हैं, -1, प्रोटॉन्स पे +1, न्यूट्रॉन्स पे 0। एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन्स का आया था 9.1 × 10⁻⁻31 kg, प्रोटॉन्स का 1.672 × 10⁻⁻27 kg, और ये 1.6725 × 10⁻⁻27 kg। दिस वाज द एब्सोल्यूट मास। और इनके जो रिलेटिव मासेस थे, रिलेटिव मास, तो
इलेक्ट्रॉन का तो हम अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं, जीरो तो नहीं हो सकता बिल्कुल तो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इनके कंपैरिजन में हम जीरो अज्यूम कर लेंगे। और जो प्रोटॉन्स है उसका 1.007 और इनका 1.008, लगभग इतना मास इनका रिलेटिव मास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को टुगेदर जेम्स चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन्स, ये रदरफोर्ड ने कंक्लूड कर दिया कि दे वर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट वाज गिवन बाय मोज़ले, हेनरी मोज़ले ने बताया था एटॉमिक नंबर का कैसे। तो पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर और को Z से रिप्रेजेंट करेंगे और एटॉमिक मास विल बी रिप्रेजेंटेड बाय A, क्योंकि लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड दैट मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1840 times is more than the mass of electrons. Hence, mass of electrons in an atom can be considered to be negligible. So, the total atomic mass of an atom will be contributed by electrons and neutrons and protons, and they are together collectively known as nucleons. So, isotopes. Isotopes क्या होते हैं? Elements having same atomic number, same Z, जिनका Z atomic number क्या हो, same हो but different, atomic mass, जिनका atomic mass अलग हो, उनको क्या बोलेंगे हम? isotopes. कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे कलेक्टिवली? दे आर नोन एज आइसोटोप्स। नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715 आइसोटोप्स। यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, तो ये क्या होगी? दोनों इनके आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। उसके बाद सेकेंड आइसोबार्स। एलिमेंट्स हैविंग same atomic mass but different एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, जैसे कार्बन 6 14 एंड नाइट्रोजन 714, तो देखो जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है? सेम है, सो दे आर नोन एज आइसोबार्स। having same atomic mass but different atomic number are known as isobars. Third, isotones. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास बराबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स बराबर क्या हो गया? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर Z, एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। तो उसके ब्याज पे हम कैलकुलेट करेंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे ये 6 है और 13 है, नाइट्रोजन 7 एंड 14, तो देखो एटॉमिक मास 13 में से 6 माइनस किया तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 13 माइनस 6 बराबर 7। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 14 माइनस 7, एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी 7 हो गए,
तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पे 7। तो इन दोनों में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ दीज एलिमेंट्स, ये दोनों क्या हुए, दीज आर आइसोटोन्स व्हिच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Isoelectronics which contains same number of electrons। अब जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी किया था कि कैटायन कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है इतने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दो, और एनायन बनता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, तो जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो उसमें। तो देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स मींस दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे अपने पास N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, नियोन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al प्लस 3। तो देखो सब में इसका एटॉमिक नंबर कितना 7, तो 7 एटॉमिक नंबर, तो 7 प्लस 3 इसने गेन कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 8 प्लस 2 गेन कर रखे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 9 1 गेन किया इसने, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। नियोन न्यूट्रल एटम है, न गेन किया है न लूज किया है, तो 10 एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, कितने लूज किए इसने 1 लूज कर दिया, तो 11 माइनस 1 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 12 माइनस 2 बराबर 10, 13 माइनस 3 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो व्हाट वी कॉल देम एज दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे Cl माइनस, S2 माइनस, Ca2 प्लस, K प्लस। देखो Cl माइनस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 में माइनस 1 एक ऐड किया तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। 16 एटॉमिक नंबर 2 ऐड कर दिए, कितने हो गए 18। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर 2 लूज कर दिए, तो कितने बचे 18। 19 एटॉमिक नंबर एक लूज किया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज ऑल आर आइसो electronics means species which contain same number of electrons। उसके बाद next isodiphers which contains सेम n माइनस पी, जिसमें न्यूट्रॉन माइनस पी क्या हो सेम हो, न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स सेम आर नोन एज आइसोडाइफर्स। फॉर एग्जांपल बोरोन 5 11, कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 15। देखो n माइनस पी इसके केस में, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स मास 11 है और एटॉमिक नंबर 5 है इसका, तो 5 एटॉमिक नंबर इसमें से घट गया, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए इसमें 6 प्रोटॉन हो गए इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 न्यूट्रॉन इसमें हो गए। 11 में से 5 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7, और ये 15 में से 7 आ गए तो 8। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। अब देखो n माइनस पी, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1। तो सेम n माइनस पी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम हो, तो उनको दे आर नोन। सो इन तीनों को हम कलेक्टिवली ऐसे पूछ लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो इन तीनों में दीज आर आइसोडाइफर्स। सेम n माइनस पी न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का जो नंबर सेम हो, वी कॉल देम एज आइसोडाइफर्स। Next 6 is isosteres। Isosteres means which contain same number of atoms
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें एटम्स का नंबर भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम हो, उनको व्हाट वी कॉल देम एज आइसोस्टीयर्स। फॉर एग्जांपल N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NCO2। देखो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं इन दोनों में, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 7 14, 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 6 प्लस 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। अब एटम्स, इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन के एटम है, इसमें 1 कार्बन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स 3। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगी? दीज आर आइसोस्टीयर्स, दीज आर आइसोस्टीयर्स। So now drawback of Rutherford model. Unable to explain the spectrum. अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, that we are going to study in the next lecture. और सेकंड था ये unable to explain the stability of atom। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि एटम्स के अंदर जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनको हमने प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स बताया। प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सो प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इसने बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स अज्यूम किया उसको, लेकिन प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ये अपने पास मान लो न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एक जब कंप्लीट करेगा सर्किल अपना इसने, तो एक कंप्लीट करेगा तो इट विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्योंकि सन के ऊपर और प्लैनेट्स के ऊपर तो कोई चार्ज कंसीडर नहीं करते हैं, दे आर न्यूट्रल। और न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है। तो जब वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ एक सर्कल कंप्लीट किया, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स मतलब जैसे कभी तो अर्थ सन के नजदीक होती है, कभी दूर होती है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे तो अट्रैक्ट होंगे, तो फिर वो अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट करते करते और वो न्यूक्लियस के नजदीक आते जाएंगे एंड अल्टीमेटली दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अब ये खुद ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी बात कैसे होगी कि खुद ही तो कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स दे बाउंस बैक इन द सेम पाथ, जो 180 डिग्री एंगल के ऊपर 20 जार में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल जो सीधा सेम पाथ में वापस आ गया, उसके ब्याह पे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम के अंदर एक सेंटर के अंदर हैवी मास लोकेटेड है और उसका नाम दे दिया उसने न्यूक्लियस, और वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज बताया? कि अल्फा पार्टिकल उससे टकरा के वापस आए। अब जैसा कि जेजे थॉमसन ने भी बताया और रदरफोर्ड ने भी कि न्यूक्लियस, ये ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। तो अगर ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर आके गिर गए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस में गिर गए तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज खत्म, ओवरऑल ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इट मींस क्या इसने क्या इंडिकेट किया कि मतलब इसी की बात से कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया कि खुद ही तो बोल रहा है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी के अकॉर्डिंग जब अगर इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करेंगे इसके चारों तरफ, तो अल्टीमेटली दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड बाय मेकिंग सो इलेक्ट्रॉन्स gets closer and ultimately fall into nucleus by making it unstable। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये मेन थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। एक तो जो मेन टर्म हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम और एक ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जो रेडिएशंस होती हैं, जैसे हम मानते हैं उनको कोई वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है,
तो कुछ रेडिएशंस होती है जिनमें वेव पार्टिकल नेचर भी होता है और उनका वेव लाइक नेचर भी होता है, तो वो हो गया ड्यूअल नेचर, मतलब पार्टिकल की भी फॉर्म में और वेव लाइक नेचर भी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड स्पेक्ट्रम, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।